एक ऐसा राजा जिसे उसके दुश्मन पहाड़ी चूहा कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन इतिहास ने उसे एक साम्राज्य निर्माता के रूप में याद रखा। तो आज हम उन्हीं की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे कैसे एक आदमी ने उस वक्त की दो सबसे बड़ी ताकतों को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि जीत भी हासिल की। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बात है 17वीं सदी की। तब भारतीय उपमहाद्वीप पर दो विशाल शक्तियों का दबदबा था। उत्तर में मुगल साम्राज्य अपने पूरे जोर पर था और दक्कन में बीजापुर और गोलकोंडा जैसी सल्तनतें राज कर रही थीं। लेकिन इस सियासी शतरंज की बिसात पर एक नया और कह सकते हैं एक अप्रत्याशित खिलाड़ी उभरने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बगावत से, एक स्थानीय सरदार के बेटे के एक क्षेत्रीय चुनौती बनने तक के सफर से। 1630 में जन्मे शिवाजी बीजापुर सल्तनत के एक बड़े मराठा जनरल शाहजी भोसले के बेटे थे। लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने पिता की नौकरी से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला तोरणा जीत लिया। ये बस एक चिंगारी थी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। शिवाजी जिस तेजी से किले जीत रहे थे, उससे बीजापुर सल्तनत में खलबली मच गई। उन्होंने अपने एक बहुत ही अनुभवी और साफ कहें तो खूंखार जनरल अफजल खान को इस युवा विद्रोही को कुचलने के लिए भेजा। अब दांव बहुत ऊंचे लग चुके थे। और फिर हुई वो मुलाकात जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। देखिए, शिवाजी को पहले से ही शक था कि एक जाल हो सकता है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। कपड़ों के नीचे कवच और हाथ में छिपा हुआ था बाघ नख यानी टाइगर क्लॉ। और हुआ भी वही। जैसे ही अफजल खान ने धोखा देने की कोशिश की, शिवाजी का पलटवार कातिलाना था। और जैसे ही अफजल खान गिरा, एक तोप दागी गए। ये एक इशारा था उनकी छिपी हुई सेना के लिए, जिन्होंने बिना लीडर वाली बीजापुरी फौज को तहस नहस कर दिया। अच्छा, बीजापुर को तो उन्होंने एक तरह से झटका दे दिया था, लेकिन अब शिवाजी का सामना हुआ एक और भी बड़ी ताकत से, और वो थे शक्तिशाली मुगल। यहाँ पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो है दोनों सेनाओं की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ थी मुगलों की भारी भरकम पारंपरिक युद्ध शैली, विशाल सेना, भारी घुड़सवार, तोपें, और दूसरी तरफ थे शिवाजी, छोटी फुर्तीली सेना जो इलाके को अपनी हथेली की तरह जानती थी। उन्होंने गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध का ऐसा इस्तेमाल किया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। शिवाजी की इन्हीं हिट एंड रन वाली रणनीतियों से तंग आकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें एक तरह से तिरस्कार से पहाड़ी चूहा कहा था। लेकिन ये नाम अनजाने में ही उनकी रणनीति की कामयाबी की तारीफ भी कर गया। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ कई बहुत ही दुस्साहसी कार्रवाइयां की। जरा सोचिए, उन्होंने पुणे में जनरल शाइस्ता खान के विशाल कैंप में रात के अंधेरे में घुसकर उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। इसके अलावा उन्होंने मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाहों में से एक सूरत को एक नहीं 2 बार लूटा। हाँ, ये सच है कि हर लड़ाई जीती नहीं गई, और 1665 की पुरंदर की संधि में उन्हें 23 किले मुगलों को सौंपने भी पड़े। फिर साल आया 1666। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में अपने दरबार में बुलाया। वहां उन्हें कम दर्जे के सरदारों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। ये शिवाजी को अपना सीधा सीधा अपमान लगा, और उनके गुस्से का नतीजा ये हुआ कि उन्हें फौरन घर में नज़रबंद कर दिया गया। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे शानदार फरार होने की कहानियों में से एक। शिवाजी ने पहले बीमार होने का नाटक किया, फिर दान पुण्य के नाम पर रोज मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भेजना शुरू किया। धीरे धीरे पहरेदारों को इसकी आदत पड़ गई और उन्होंने जांच करना बंद कर दिया। और बस एक दिन उन्हीं टोकरियों में शिवाजी और उनके बेटे संभाजी छिपकर फरार हो गए। एक योद्धा से अब हम एक राजा के बनने की कहानी पर आते हैं। लेकिन ताज तक का ये रास्ता भी काफी विवादों से भरा था। अब देखिए, शिवाजी ने इलाके तो जीत लिए थे, लेकिन उन्हें एक औपचारिक राजा के तौर पर मान्यता चाहिए थी। और यहाँ पर एक बड़ी सामाजिक समस्या सामने आई। उस समय के रिवाज के हिसाब से सिर्फ क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग का व्यक्ति ही राजा बन सकता था, और स्थानीय ब्राह्मण शिवाजी को उस वर्ग का नहीं मानते थे। तो इस वैधता को पाने के लिए एक नई वंशावली बनाई गई, कई तरह के अनुष्ठान हुए, और आखिर में इस सामाजिक और धार्मिक वैधता पर मुहर लगाने के लिए 1674 में एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग राज्याभिषेक किए गए।
और इस तरह उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली, जिसका मतलब है एक संप्रभु सम्राट। उन्होंने एक ऐसे इलाके में एक नए हिंदू संप्रभु राज्य की स्थापना की जहां सदियों से मुस्लिम सुल्तानों का शासन था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ एक राज्य ही नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य का खाका तैयार किया। शिवाजी सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं बल्कि एक बहुत ही कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। ये 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर कमांडर इन चीफ तक शामिल थे। ये सत्ता को प्रभावी ढंग से बांटने का एक बेहतरीन तरीका था, खासकर मुगलों की बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के जवाब में। उनकी सोच सच में अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने दरबारी भाषा फारसी की जगह मराठी को बढ़ावा दिया। तटीय सुरक्षा के महत्व को वो समझते थे, इसीलिए उन्होंने भारत की पहली आधुनिक नौसेनाओं में से एक की नींव रखी। और शायद सबसे क्रांतिकारी कदम ये था, उन्होंने अपनी सेना और प्रशासन में सिर्फ योग्यता को महत्व दिया, जिसमें सभी जातियों और धर्मों के लोग शामिल थे। चलिए अब इस कहानी के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति धीरे धीरे एक आधुनिक प्रतीक बन गया। शिवाजी की कहानी की सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये है कि समय के साथ उनकी छवि कैसे बदलती गई। कभी मुगल इतिहासकारों के लिए वो एक काफिर विद्रोही थे। फिर 1890 के दशक में बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें अत्याचारी के खिलाफ लड़ने वाले नायक के रूप में पेश किया। और आज वे एक राष्ट्रीय नायक हैं और साथ ही एक शक्तिशाली राजनीतिक प्रतीक भी। आज के भारत में शिवाजी एक राष्ट्रीय नायक के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी पर अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक समूह अपना अपना दावा करते हैं, जिससे अक्सर विवाद भी खड़े होते हैं। उनकी विरासत वाकई में बहुत जटिल है और इसकी कई तरह से व्याख्या की जाती है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके छोड़ देता है कि जब अतीत का कोई नायक वर्तमान का प्रतीक बन जाता है तो आखिर उसकी कहानी पर अधिकार किसका होता है।